ओके। अच्छा, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना जी कि अंग्रेजों ने मुसलमानों से हुकूमत ली और उनको मुसलमानों के हवाले करना चाहिए, ये वाकई एक पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है। मैंने कई लोगों से ये सुना। एक यहाँ थिंक टैंक है जमात इस्लामी वालों का, बेसिकली वो है इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज। उसके एक रिसर्चर ने टाइम मैगजीन को ये कहा कुछ साल पहले कि ये जो गवर्नमेंट थी मुगलों अंग्रेजों ने चूंकि मुसलमानों से छीनी थी तो मुसलमानों को देनी चाहिए थी। और मेरे भी फेसबुक पे किसी ने गुज़श्ता दिनों लिखा, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी फिर पंजाब जो है, पंजाब तो वो सिखों को दे के जाते, और बाकी इंडिया पे भी मराठा जो थे, मराठाज वर रूलिंग मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ इंडिया, तो बाकी फिर वो मराठा को दे के जाते, तो मुसलमानों को जो मिलता वो तो बहुत कम होता, बंगाल का कुछ हिस्सा होता या मैसूर का कुछ हिस्सा होता। तो आप कैसे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को? आप इस आर्ग्यूमेंट में देखिए ना, कॉन्फ्लिक्ट है। वो दो बातें कह रहे हैं ना कि भाई हमसे पावर ली मुसलमानों से, और आप कह रहे कि हम इंडियन भी थे। आप ये कैसे, अगर इंडियन से पावर ली और आप इंडियन बन गए तो इंडियन को वापस दी, फिर आप उसमें मुसलमान, आप ये दोनों चीजें कि हम मुसलमान हैं, हम इंडियन भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, लेकिन हम ही इंडियन है क्योंकि हम यहाँ पे रह गए। मतलब ये मेरी बात समझ में नहीं आती, कैसे आप इस चीज को क्या कहना क्या चाहते हैं आप? क्योंकि आप एज अ उज्बेक पावर लेके गए थे, तो जब मैं अपनी किताब लिख रहा हूँ ट्रांसफर ऑफ पावर को एक्सप्लेन करने में, मैं बात बता रहा हूँ कि क्या ब्रिटिशर्स के पास, और अभी मैं आर्टिकल 370 के मौके में सुप्रीम कोर्ट में भी गया था एज एन इंटरवीनर एप्लीकेंट, हालांकि अभी सुनवाई नहीं हुई। तो मैंने ये पूछा क्या अंग्रेजों के पास जब ट्रांसफर ऑफ पावर करने की ये बात आई तो क्या ये अंग्रेज किसी को भी देके जा सकते थे? ये ऑप्शन था उनके पास। क्या वो उज्बेक को दे सकते थे कि लो भैया क्योंकि मेरे पास पावर है हम तुम्हें दे रहे, मेरा मर्जी जिसको दे, जैसे कि व्हेन यू हैव अ प्रॉपर्टी यू आर फ्री टू सेल इट टू एनीवन, वो आपकी है मर्जी, आप उसको जला दे, काट दें, आप किसको बेचे किसको नहीं, आपका प्रेरोगेटिव है। तो क्या ये किसी को भी दे सकते थे? और फिर जब आप कह रहे हो कि भाई मुगल तो इंडियन बन गए, तो मुसलमानों को कैसे दिया? फिर मुसलमान का मुसलमान एक इंडियन बन सकता है, मगर इस्लाम तो इंडिया से नहीं आया है, वो तो आया है सऊदी अरेबिया से। तो वो किसको दे के जाते? सऊदिया को दे के जाते। मुसलमानों को देने का मतलब किसको दे के जाते? मुसलमान को देना था ना, तो वो किस मुसलमान को दे के जाते? इंडिया में तो मुसलमान पॉपुलेशन बहुत कम थी, मुश्किल से 10%, 6-7%, 8% थी, तो वो किसको दे के जाते? किस मुसलमान को दे के जाते? हाँ, जब अंग्रेज गए तो उस वक्त तो खैर ज्यादा थे, शायद 22-23% थे। एनी हाउ, लेट्स शिफ्ट गियर्स अ बिट। आप इसराइल में भी रहे हैं, हाइफा यूनिवर्सिटी में, तो इसराइल में भी तो ये रिलीजन का और सेकुलरिज्म का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, और उसकी वजह से आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके, क्योंकि कुछ लोग थे जो चाह रहे थे कि सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कुछ लोग थे जो शुरू में 1948 में कह रहे थे कि सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो वो जो रिलीजियस और सेकुलर जूस हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चलता रहता है। तो क्या क्या देखा आपने इसराइल में? और जो उन्होंने डेवलपमेंट की है वो काफी इंप्रेसिव है, खासतौर पे वाटर कंजर्वेशन में, मेडिसिन में उन्होंने बहुत बहुत तरक्की की है, और मेरा ख्याल है कि इंडिया भी उनके वाटर कंजर्वेशन टेक्निक से फायदा उठा रहा है। नहीं, इंडिया तो हर जगह से फायदा उठाएगा, पाकिस्तान से भी उठाएगा, पाकिस्तान से भी, हमें पाकिस्तान मतलब कोई भी सोसाइटी, इंडियंस ये कहना कि जैसे मैं आजकल देखता हूँ ये इंडियंस में भी ये भावना आ रही है कि वो उनका त्योहार है, ये हमारा त्योहार, ये इंडियननेस नहीं है। इंडियन का मतलब ही इंक्लूसिवनेस है, तभी तुम इंडियन कहलाओगे। द वेरी मोमेंट तुमने मेरा तुम्हारा करना शुरू किया, देन विल बिकम वन ऑफ देम, जो तुम्हारा मेरा करके आए थे यहाँ पे। तो इंडियन सबसे सीखेगा, इंडिया पाकिस्तान से सीखेगा, बांग्लादेश से सीखेगा, श्रीलंका से सीखेगा, युगांडा से सीखेगा, यूरोप से सीखेगा, सबसे सीखेगा, और सबको एक्सेप्ट करेगा, एम्ब्रेस करेगा। हम टॉलरेंट नहीं है, इंडियंस आर नॉट टॉलरेंट, इंडियन विल नेवर बी टॉलरेंट। हम एम्ब्रेसिंग है, हम गले लगाते हैं, हम अपना बनाते हैं। टॉलरेंट का मतलब है कि मन में तो जलन है पर बर्दाश्त कर रहे हैं, हम वो नहीं करते, हम आपको अपना बनाते हैं, आपके वे को भी हम आत्मसात करते हैं। मेरी जैसे अभी आपने पढ़ा होगा क्रिश्चियनिटी के लेके कुछ एक जगह पे क्रिश्चियंस की वो चर्च तोड़ दी गई, ये तोड़ दी गई, हुए होंगे ऐसे इंसिडेंट। लेकिन मेरी भतीजी है, मैं ब्राह्मण परिवार से फॉलो करता हूँ, मेरी भतीजी है, फोटो क्रिसमस का बड़ा सा ट्री लाके और ये लग रहा है और सेलिब्रेट हो रहा है, मैं अपने घर में मैं बड़ा इंटरेस्टिंग इसको ऑब्जर्व कर रहा था। पहली बात, किसको पता कैसे चला कि ये क्रिश्चियन की क्रिसमस का ट्री का सेलिब्रेशन होता है? उसको कुछ नहीं पता बाइबल में क्या, उस चीज को वो सेलिब्रेट कर रही है जिस बाइबल के हिसाब से हम तो जहन्नुमी है, वी आर गोइंग टू हेल। क्योंकि क्रिश्चियंस ने भी कोई इंडिया में आकर के बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं बांटी दी एज अ क्रिश्चियन। गोवा में उन्होंने खूब मारा काटा है लोगों को, लोकल लोगों को, गाय खिलाना, इतना गाय
वो इंडियन को तोड़ने का मतलब समझते थे गाय खिलाना, और ये अब ये बात एक्सेप्ट कर गई है सोसाइटी में कि गाय खाना मीन्स टू बी एन एंटी इंडियन, क्योंकि वो सोसाइटी में, हर सोसाइटी में कोई जानवर बंद होते हैं, कोई रिवर्ड होते हैं। आप अरबिया में जाएंगे, ऊंट बहुत रिवर्ड है और पिग्स नहीं है, बाइबल में लिखा है हूफ्स वाले जानवर को नहीं खाना चाहिए। एनीवे, मेरे कहने का मतलब ये, इजराइल की बात करते हैं सर। इजराइल की समस्या, इंडिया की समस्या कुछ और है। इजराइल की समस्या ये है कि वो कहते हैं ये लैंड प्रॉमिस्ड लैंड है, जूइश लैंड है, ठीक है ना, लोग सेक्युलर हैं, लैंड जूइश है, लेकिन हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम में सेक्युलर रहेंगे, यानी कि हम कोई मुस्लिम भी है उसको बराबर हक है जूस के बराबर, ठीक है, ये वो कहते हैं। लेकिन लैंड हमारा है, ये हमारे पुरखों की जमीन है। जैसे मैं जब प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो प्रॉपर्टी बनाऊंगा तो दो तरीके से बना सकता हूं। एक प्रॉपर्टी बनाने का तरीका है कि मैं खरीदूं, जाऊं, एक आदमी से एग्री करूं, पैसा दूं, ये करूं। दूसरा ये कि मैं सिर्फ मिश्रा परिवार में पैदा हो गया तो मेरी जितनी जो इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अपने आप मिल जाएंगी, मुझे कुछ नहीं करना, अपने आप, जिसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, अपने आप मुझ पे वो डिवेल्प हो जाएंगे। मैं निकारा हूं, निकम्मा हूं, एक पैसे के लायक आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसे इनहेरिटेंस कहते हैं, जस्ट बिकॉज आई एम बोर्न इन दैट फैमिली। यही यूरोप ने कहा कि यही इनहेरिटेंस गवर्नेंस है। और ये बात यूरोप ने, ऐसा नहीं कि इंडियंस को सिखाई, यूरोप से हमने बहुत कुछ सीखा। हम यूरोप के बहुत चीजों में शुक्रगुजार हैं, यूरोप ने हमें दिया है, इसको हम मानते हैं, यूरोप का कंट्रीब्यूशन इमेंस है। लेकिन यूरोप ने हमें ये नहीं सिखाया कि गवर्नेंस जो है वो इनहेरिटेंस के आधार पर डिटरमाइन होगी। ये हमारे यहाँ पहले ही कह दिया गया था। भारत की डेफिनेशन जो है आज से 5000 साल पहले हमारे पूर्वज लिख के गए थे कि भारत का मतलब वो है, और ये कॉपी किया है अंग्रेजों ने। जो हमारी कल आपकी बातचीत हुई थी, उस पर हम आएंगे फिर कभी। कॉपी किया, हमारी किताबों में पहले लिखे गए थे कि भारत का मतलब है कि नॉर्थ में हिमालयाज और साउथ में ये 3 पार्ट से कटे हुए लोग, 3 पार्ट से समुद्र से जो घिरा हुआ एरिया है उसको भारत कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि लोग भारत और हिंदुइज्म को कंफ्यूज करते हैं, भारत और वैदिक लाइफस्टाइल को। हिंदुइज्म भी मैं नहीं कह रहा भाई, भारत और हिंदू एक, जैसे मैं इंडियन हूं और मैं हिंदू भी हो सकता हूं, लेकिन मैं इंडियन हूं। हिंदू मीन्स मैं यहाँ पे कह रहा हूं जो वैदिक लाइफस्टाइल को फॉलो करता है, जो मल्टीपल वर्शिप ऑफ गॉड करता है, जो मूर्ति पूजा करता है, जिसको अदरवाइज इस्लाम में मुशरिक कहा गया कि इनसे फ्रेंड्स ना बने आप। और ये भी हो सकता है कि इंडिया में कोई ऐसा भारतीय हो जो इसको कंप्लीटली रिजेक्ट करता हो कि ये सब बकवास है और मैं सिर्फ तौहीद को मानता हूँ। ये भी हो सकता है कि कोई हो पाए कि ये सब दोनों बकवास है, मैं किसी को मानता ही नहीं। तीनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, तीनों भारतीय होंगे। अब प्रॉब्लम ये है, हो जाती है कि जब आप थाईलैंड में के किसी हिंदू से मिलेंगे तो वो हिंदू तो है पर वो भारतीय नहीं है। उसी तरीके से जब आप जूस हैं और आप इजराइल में नहीं रह रहे हैं तो आप जूस तो हैं पर इजरायली नहीं है। लेकिन इजराइल की जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, उस पर जो उन्होंने अभी लॉज बनाए, क्योंकि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको वो बेसिक लॉज कहते हैं। क्योंकि पहली बार जब उनकी वो नेसेट बैठी तो उन्होंने ये कहा कि अभी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे तो हमें कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हम सिर्फ बेसिक लॉज करके एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना देते हैं। वो इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता जाएगा अपना। तो उनके स्टैट्यूटरी गवर्नमेंट, जिसको आप रिटन डॉक्यूमेंट को अगर कॉन्स्टिट्यूशन करें तो स्टैट्यूटरी फॉर्म में आया। यही चीज इंग्लैंड में की गई, वहां भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, मतलब एज कोई कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट का नाम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मगर दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटीज है। दैट मीन्स बोथ हैव अ, जैसे पार्लियामेंट बना कल्चर कस्टम से बन गया इंग्लैंड में, ये कस्टम ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। सेम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1947 नहीं है, कस्टम और कन्वेंशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हमने कंसोलिडेट कर लिया बाद में 1947 में, 1950 में एक रिटन डॉक्यूमेंट में ला करके, बस। लेकिन ये कि इंडिया में कभी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, गवर्नेंस नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये एक गलत बात है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ पावर, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं। खैर एनीवेज, अब आप आए इजराइल पे। इजराइल की समस्या ये है, मैं पैलेस्टीनियन से इस बात से सहमत हूं कि भाई आप चले गए थे यहां से 2-2.5 हजार साल पहले, या जब भी चले गए होंगे आप, उसके बाद आपने डिटरमाइन किया, क्योंकि पूरे यूरोप में आपके साथ परसिक्यूशन हुआ, पूरे यूरोप में या जहां भी रहे, तो आपको पता होगा थियोडर हर्जल थे। थियोडर हर्जल ने 19th सेंचुरी में एक किताब लिखी जर्मन में, उसका नाम था देर जुडेनस्टाट, द जूश स्टेट, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये हुआ। उन्होंने 1902 या आसपास उन्होंने एक किताब लिखी और मुश्किल से 40 साल के अंदर में एक जूश स्टेट बन गई। आपको ये भी शायद पता होगा कि जब ये अंग्रेजों से डिमांड कर रहे थे कि हमें एक जूइश लैंड दीजिए, तो
पहला जो इनको जूइश लैंड ऑफर हुआ था वो शायद युगांडा में या इथियोपिया में कहीं पे हुआ था। अंग्रेजों ने कहा ठीक है हम आपको अफ्रीका में एक लैंड दे देते हैं, आप वहां जाके बसते। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हमारा जूइश लैंड हमारे बाइबल में जो प्रॉमिस लैंड है वो दीजिए। अब पॉइंट ये है कि उनका जो लैंड को वो कह रहे हैं कि ये जूइश लैंड है। जैसे पाकिस्तान का लैंड क्या है भाई, अगर आप उसमें 14वीं शताब्दी के यानी कि 6th सेंचुरी के पहले की हिस्ट्री देखेंगे, वहां पे बुद्धिस्ट की मूर्तियां निकलती हैं, वहां पे कटाक्षराज टेम्पल है, वहां पे आप इन टेम्पल्स और इनसे कैसे अपनी जान छुड़ा लेंगे? आप हिस्ट्री से वो लैंड आपका, मैं अगर कन्वर्ट भी कर जाऊं तो मेरे एंसेस्टर का लैंड रहेगा। जैसे अरब्स मुसलमान बन गए लेकिन वो अरब्स तो रहे ना। जैसे आप देखना अभी वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक समिट हुआ था मुस्लिम और अमेरिकन वर्ल्ड का, तो उसमें उन्होंने कहा था अरब मुस्लिम अमेरिकन समिट। तो वो कह रहा है, एक अरब कहता है मैं मुसलमान भी हूं, मैं अरब भी हूं, लेकिन एक मुस्लिम इंडिया का कहने को तैयार नहीं है पाकिस्तान का कि मैं मुसलमान भी हूं, मैं इंडियन भी हूं। वो कह रहा है मैं मुसलमान हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, नेशनलिटी वो सिटीजनशिप पाकिस्तानी बता रहा है, वो इंडियन नहीं कहना चाहता। यही इजराइल की लैंड की वो है कि ये जो जूइश लैंड प्रॉमिस यहाँ पे हम आ गए, लेकिन सरकार उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो जूइश लॉ से नहीं चलती। जब वो कैनन लॉज यानी कि जूइश लॉ को नहीं अप्लाई करते हैं डे टू डे गवर्नेंस पे, तो उनकी सरकार अपने आप सेक्युलर हो जाती है। जब आप पार्लियामेंट आपका एग्जिस्ट करेगा, और पार्लियामेंट यानी कि पॉजिटिव लॉ का मतलब मैन मेड लॉज अगर होंगे तो अपने आप सेक्युलर सोसाइटी हो जाएगी। जब आपका मैन मेड लॉज, अदरवाइज तो उनको सिर्फ वो चाहिए थे, रेबाई सिस्टम चाहिए था, क्योंकि जो ये अब्राहमिक फेथ है ये ऑर्गेनाइज सेटअप है। इनका पूरा काजी होगा जो आपको बताएगा कि इस किताब में जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या, तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे करनी है। अपने आप एक स्टेट का पॉलिटिकल फॉर्म ले लेता है, वो इंडियंस की तरह नहीं है, या चाइनीज और दूसरे जो सिस्टम ऑफ स्पिरिचुअलिटी है जहां पे कोई आपको बताने वाला नहीं है कि आपको कैसे जीना है, आप अपना जिए और भगवान से आपका रिश्ता पर्सनल है। जैसे इंडियंस कभी ग्रुप में नहीं पूजा करते हैं, वो अकेले जाके कोई मंदिर में गया, घंटा बजा के चला आया, चुपचाप से किसी को बताया भी नहीं। तो पॉइंट यही है कि ये जो जब वो कहते हैं कि हम जूइश रेबाई सिस्टम से गवर्न नहीं करेंगे, वो सेक्युलर हो जाते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं ये लैंड हमारे पुरखों का है, यहां से मोजेस निकला, यहां से हमारी जो हिजरतें हुई, जिनको वो कहते, जो उनकी 3 फेमस एक्सोडस हुआ, वो कहते हैं वो ये लैंड है, इसलिए ये लैंड जूइश है। इसका पॉलिटिकल सिस्टम हम जो है वो जूइश नहीं रखेंगे, सेक्युलर रखेंगे, लेकिन लैंड वो जूइश है। और यही बात इंडिया में भी कहते हैं हम लोग कि हमारा लैंड है वो, हमारे बाप दादा पुरखे सदियों से, हम कहां जाएंगे? हम जर्मनी में एक टेंपल नहीं बना सकते क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा सिस्टम अलाउ नहीं करता। हमको जब कहीं से मारा जाएगा, अफगानिस्तान से, अब जो पॉलिटिकल सिस्टम आ गया भाई, वो बन गए पॉलिटिकल सिस्टम, अफगानिस्तान है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, अब हमने रिविजिट करना चाहते। तो इन लोगों को जब मारा जाता है, जब सिखों को भगाया गया वहां से, कहां जाएंगे? कोई एक लैंड तो हो जो उनको ये अपना कहे कि हाँ भाई तुम हो, ये तुम्हारा की हिंदू ऐसे थे कि वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे, उनका कोई लैंड ही नहीं था। जो वैदिक फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल वाले हैं, वो खाना बदोश, वो जिप्सीज है, वो रोमन है, वो कौन है? रोमा जिसको कह रहे हैं, रोमन गलत बोल दिया मैंने सर। तो पॉइंट ये डिनायल ये करना कि ये लैंड पे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं थी, यहाँ पे लोग बाहर से आए, क्योंकि मुगल बाहर से आए, ब्रिटिश बाहर से आए, तो ये जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है ये भी बाहर से आई। तो मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश लेके आए ABCD, ये लेके आए अलिफ बे ते से, लेकिन यहाँ का जो लोकल जितने हैं, जिनको ये चौगाड़ कहती है, दलित है, ये साउथ इंडियन तो लोकल इंडियन है, नॉर्थ इंडियन नहीं है, सब क लिख रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अलग अलग। अपने आपको दलित भी कह रहे हो, कह रहे हैं हम हिंदू। भाई दलित आप तभी होगे जब आप वैदिक सिस्टम ऑफ लाइफस्टाइल में रहोगे। तो दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज सर। अच्छा, इसराइल की जो आपने बात की, बहुत से लोग ये कहते हैं, प्रेसिडेंट कार्टर ने किताब लिख दी इस पे कि इजराइल इज एन अपार्टाइड स्टेट। क्या वहां पे जो अरब रहते हैं 20-22%, मे बी 25%, उनमें कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, ज्यादातर मुसलमान हैं, तो क्या वो इक्वल सिटीजन्स होते हैं इसराइल के? देखिए, इजराइल कैन नॉट बी एन अपार्थाइड स्टेट, जूइश सिस्टम कैन बी एन अपार्थाइड। ये तो भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बड़ा डेंजरस लाइन है। आप जिस फेथ में हैं, अपार्थाइड का मतलब आप डिस्टिंक्शन करते हैं। मैं जैसे इजराइल में था तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं किसी और रिलीजन को फॉलो करता हूं तो कोई प्रॉब्लम है, हालांकि मुझे कोई टेंपल नहीं दिखे वहां पे। लेकिन यस, इजराइल इज अपार्थाइड इन अ रेशियल सेंस, दे आर व्हाट यू कॉल रेसिस्ट पीपल। व्हाइट और नॉन व्हाइट जूस के बीच में अंतर है, दैट इज ट्रू, क्योंकि वो जो रेसिज्म वाली जो फीलिंग है वो लेके गए हैं वो यूरोप से वहां पे। तो मैं मानता हूं कि पैलेस्टीनियंस के साथ गलत हुआ इस सेंस में मैं इसको अपार्थाइड बिल्कुल मानता हूं कि आपने
पहले तो उनको हटाया, और वो इजराइल जो वो पैलेस्टाइन जो डिवाइड होना था ग्रीन लाइन और उसके बीच में, उसको आपने हटा के बेचारे पैलेस्टीनियंस को, आज पैलेस्टाइन को एक कॉन्ग्रुएंट सोसाइटी नहीं है कि एक कंटिन्यूअस सोसाइटी है, जो पैचेस में है कि भाई यहाँ पे जैसे कि आप पाकिस्तान में कि लाहौर में एक वो है और दूसरा एक आपका लड़का वहां पे है, नॉर्थ वजीरिस्तान में पख्तूनख्वा में एक इजराइल है और एक इजराइल सिंध में है, ऐसे करके पैचेस में इजराइल है। ये गलत हुआ है इजराइल पैलेस्टीनियंस के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। उस जगह का नाम जब जो यूनाइटेड नेशन की जो वो थी रिजोल्यूशन, उसमें पैलेस्टाइन ही था उसका नाम, पैलेस्टाइन को तोड़ के इजराइल इन पैलेस्टाइन बना। अब वो 2000-2500 साल पहले थे, अब कोई किताब थी उसमें आपका क्लेम है, ठीक है आप जाइए, जब सोसाइटी ने एक्सेप्ट भी कर लिया आपको, लेकिन आप सेटलमेंट्स बनाते चले गए, आप पैलेस्टीनियंस को और दबाते चले गए, तो गलत तो हुआ पैलेस्टीनियन के साथ, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो लैंड है उनका, वो तो नहीं भागे ना, आप कभी भाग गए तो भाग गए। अगर वो प्रॉमिस बुक आपकी थी तो वो आप उनको अगर अरब नहीं मान, आप उनको अगर जूस नहीं मानते तो कम से कम ये तो आप क्या कहा गया ना कि भाई वो मेरे ख्याल से एक उनके जो प्रॉफिट है उनके एक जो संतानें हैं वो अरब निकली और एक संतानें जूस निकली। तो जब मैं किसी जूस से पूछता था व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद द अरब, वो कहते थे दे आर माय कजिन, और एक अरब भी यही कहता है कि जूस आर माय कजिन, क्योंकि एक ही प्रॉफिट, एक प्रॉफिट से दो बच्चे हुए और एक बच्चे का जो ट्राइबलिज्म, ये जो कंसेप्ट ऑफ ट्राइब है ना सर, ट्राइब नेशन, ये सब बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है। अरब एक नेशन है उनके लिए और जूस एक नेशन है। जैसे आप इंडिया में आए, इंडियन आप एंशिएंट टेक्स्ट पढ़े ना, यहाँ ना ट्राइब का कॉन्सेप्ट है ना तो उसका कॉन्सेप्ट है नेशन का। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि आप इस लैंड पे रह रहे हो, आप भारतीय हो, यही है बस। और ये भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे आप पढ़े हैं वेदों में लिखा गया है, और ये जो वेलफेयर स्टेट की बात है, एक टेक्स्ट में ये कहा गया है वेदों में कि भाई राजा का धर्म ये नहीं है कि वो डिस्टिंक्शन करे, कोई वेद को माने या न माने, दोनों उसके लिए समान है। ये कहाँ लिखा गया ये बातें? इंडिया की प्रॉब्लम कास्ट सिस्टम थी जिसको कि रिविजिट करना जरूरी था, वो किया हम लोगों ने। बाकी इंडिया को कोई पॉलिटिकल सिस्टम यूरोप से सीखने की जरूरत नहीं है, उससे अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम था। लोग सेक्युलर, इंडिया सेक्युलर इसलिए नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976 में प्रीएम्बल में ये वर्ड सेक्युलरिज्म आया, पहले नहीं था। B.R. अम्बेडकर ने मना कर दिया था कि इंडिया सेक्युलर कंट्री जरूरत ही नहीं, क्योंकि लोग सेक्युलर है यहाँ पे रिलीजन के नाम पे कभी लड़ाई हुई ही नहीं है। जैसे जूस ने ये बात, जूस एक्नॉलेज करते हैं, आपको कई जूस मिल जाएंगे जिन्होंने कहा कि जब हम भाग करके गए इंडिया में तो हमें अपनाया गया, हमारे सिनेगॉग दिए गए। आज भी बॉम्बे में सिनेगॉग है, गवर्नमेंट उसका पैसा देकर रिनोवेशन कराती है। आप पारसीज को देख लें, पारसीज इंडिया में जब वो भाग के आए जो मुस्लिम इन्वेजन से, तो उन्होंने कहा कि हमें अपना लैंड दो, वो आज भी यहाँ पे है। टाटा जो है इंडिया का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो पारसी है। तो इंडिया में रिलीजियस, अगर आप ये कहते हो कि मुसलमानों से हेट है उनके रिलीजन की वजह से, तो आपके रिलीजन का बेसिक क्या है कि आप ये कहते हो कि सब मूर्ति पूजा हराम है। यही बात जूस कहते हैं, यही बात क्रिश्चियन भी कहते हैं, तो हमें तो सबसे नफरत करनी चाहिए। पॉइंट ये है कि जैसे अरब मुस्लिम्स हैं, वो इंडियंस के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं बिकॉज दे आर सिविलाइजेशन। वो दोनों एक दूसरे को दूसरी नजर से देखते हैं, वो हिंदू मुस्लिम की नजर से नहीं देखते। वो एक दो सिविलाइजेशन, जब एक यूएई का इंटरेक्शन इंडिया के साथ होता है तो वो मुस्लिम और हिंदू मोदी नहीं कर रहा होता है, वो कर रहे होते हैं सिविलाइजेशनल प्राउएस कि हमारी हजारों साल की सभ्यता है और हम आपस में मिल रहे हैं। तो एक पाकिस्तानी मुस्लिम देखता है तो वो समझ नहीं पाता उसकी सभ्यता क्या। वो अरब सभ्यता को अपना बोल नहीं सकता क्योंकि अरबी उसकी लैंग्वेज नहीं है। अब वो अरबिक लैंग्वेज, उर्दू को अपना, इनकी वजह से क्या हुआ, उर्दू जो एक इंडियन लैंग्वेज थी, जो कि ठीक है जो भी आए यहाँ पे उनकी वजह से एक नई लैंग्वेज डेवलप हुई, मगर वो इंडिया में डेवलप हुई। ग्रामर आपका संस्कृत है, सब कुछ संस्कृत है, खाली आपने उसका जो स्क्रिप्ट बदल के आप कह रहे हो कि ये इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, इसमें ये वर्ड यूज करो, ये वर्ड मत यूज करो। तो भाई आप बिना है, था, हम, मैं, तुम कैसे आप बोलेंगे उर्दू, बता दीजिए। जी, मेरा तो ख्याल ये है कि उर्दू में कुछ 70% वर्ड्स जो हैं वो हिंदी ओरिजिन के हैं। तो आखिर में मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं टू नेशन थ्योरी को प्रूव करने के लिए अल बैरूनी का हवाला देते हैं और वो ये कहते हैं जी कि हिंदू जो हैं वो गैर मुल्कियों को, मुसलमानों को मलीच समझते हैं। तो व्हाट डू यू से टू दैट? यस, अल बैरूनी की किताबुल हिंद मैंने पढ़ी है, ट्रांसलेशन उसका पढ़ा है मैंने। तो उसमें तो वो ये जो कहता है कि जो बाहर के इन्वेडर्स थे वो इससे नफरत करते थे क्योंकि वो लोग, उसके बाद अगले सेंटेंस में भी कहता है इन्वेडर्स ने इन लोगों को इतना मारा, रिड्यूस देम टू एटम, डस्ट ऑफ एटम, ये वर्ड है उसके। तो आप मुझे आके मेरी लाइफस्टाइल की वजह से मुझे मार रहे हो, हम आपसे प्यार करेंगे सर? ये कौन सी थ्योरी है? देखिए वो जो कह रहा है वो
इन्वेडर्स के नेशन में टू नेशन, मलिक वो लोकल को नहीं कहते थे, आउटसाइडर को मलिक वर्ड यूज होता था। तो जब मैं अगर कल को मुसलमान बन जाऊं, मैं मलिक तो नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया तो परमिशन करता है कि तुमको जो मानना है मानो। लेकिन जब तुम बाहर, क्योंकि इंडियंस को उस समय भी ये बात ये प्रूव करती है कि इंडियंस उस समय भी जानते थे कि ये कौन सा टेरिटरी हमारा है, और जो चूंकि किताबुल हम बहुत रिसेंट 1000 साल पुरानी किताब है, तो ये मैंने आपको भारत की डेफिनेशन बता दी, 6000 साल पुरानी गरुड़ पुराण में मिल जाएगी आपको ये डेफिनेशन कि भारत का डेफिनेशन क्या है, जो कि अंग्रेजों ने कॉपी किया। आप पढ़ लीजिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए सर एल्फिंस्टन स्टोन की किताब पढ़ लीजिए, सबने ये, और जितनी भी, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हर साल एक रिपोर्ट भेजते थे अपने यहाँ से, उसमें हर बार वो इंडिया की डेफिनेशन करते थे, वो कश्मीर वो, और आप किताबुल हक में पढ़े, वो कहता है हिंदू कश्मीर, वो कहता है कश्मीर इज द एपी सेंटर ऑफ हिंदू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ये हिंदू कश्मीर वर्ड यूज है, आप उसमें जाके पढ़ लें सर। तो वो जो टू नेशन थ्योरी कह रहे हैं जस्टिफाई करनी, वो आउटसाइडर, यस मुगल्स आर टू नेशन, मुगल्स आर नॉट इंडियन, बट मैं कल को मुसलमान बन जाऊं, क्रिश्चियन बन जाऊं, यहूदी बन जाऊं, हिंदुइज्म रिजेक्ट कर दूं, आई विल नॉट बी द पार्ट ऑफ टू नेशन। मेरा नेशन तो यही है सर। बट एक अगर कोई अरबी आ रहा है, कोई पारसी आ रहा है, कोई अलेक्जेंडर आ रहा है, तो वो मलिक बाहर का है, इन्वेडर है, हमारे में से पार्ट नहीं है। जैसे जब चाणक्य था, जब इन्वेड किया उसने, अलेक्जेंडर ने, तो चाणक्य गया मगध के किंग के पास, उसने कहा कि तुम इस समय सबसे बड़े किंग हो, सारे किंगों को जोड़ो और तुम आकर के अलेक्जेंडर का सामना करो, पोरस की हेल्प करो। तो वो उसने किसी बाहर के किंग को नहीं इनवाइट किया, जैसे नादिर शाह ने, आपको जैसे नहीं पता होगा, मुगलों ने एक समय मराठा किंग को इनवाइट किया, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, कि तुम हमें ये अफगान इन्वेडर से बचाओ, और मराठीज गए उनकी सेफ्टी के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए। तो ये जो टोटल रूल है कि हम 1000 साल रूल किए, ये सब बिल्कुल बकवास है। किसी किसी डिवीजन का कंट्रोल हुआ, लेकिन उनसे छीन लिया जाता था 20, तो वो एक बैटल जीत जाने को जिन्होंने बता दिया कि हमने वॉर जीत लिया, दे यूज्ड टू विन सर्टेन बैटल्स, बट उसके बाद दूसरे बैटल में वो उनसे वो चीजें वापस ले ली जाती थी। हम हारते थे लेकिन रेजिस्ट करके वो चीजें वापस ले जाते थे। दैट्स हाउ वी कुड सेव आवर आइडेंटिटी। वरना ईरान, फारस ईरान बन गया, फारस ईरान बन गया, पर्शिया, वहां पर एक दिन जो पारसी थे, जो आज हमारे यहाँ रहते हैं, टाटा हैं और ये लोग हो गए, नुस्ली वाडिया और ये लोग इतने बड़े, ये फारसी इनका लैंड था, वो लैंड चला गया इनके हाथ से, आज वो ईरान हो। आज उनकी लाइफस्टाइल वहां पर एक क्या कह लीजिए, एक हीनियस लाइफस्टाइल है। आज वो अग्नि की पूजा नहीं कर सकते। और मजे की बात है, आप पारसियों को पढ़े तो पारसी बताते हैं उनके गॉड लक्ष्मी और ये सब बहुत सिमिलरिटी इंडियन से है। तो एक वेरी वास्ट कल्चरल एसिमिलेशन इंडिया हुआ करता था, जिसके बाद जब ये थ्योरी ऑफ वन गॉड आई, इसने बहुत कुछ डिस्ट्रॉय किया। अच्छा, थ्योरी ऑफ वन गॉड ने किसी का भला नहीं किया। थ्योरी ऑफ यूनिटी ऑफ गॉड जो लेके आए जूस, आज वो सबसे ज्यादा मारे गए। जूस ने दुनिया को बताया कि भैया एक गॉड है, एक गॉड के अलावा बाकी गॉड नहीं है, सब गॉड बकवास है। तो आपको उन्होंने क्या किया कि सारी दुनिया में जाके ये प्रचार फैला किया। ये क्या हुआ कि जूस सबसे हीनियस कौम समझी जाती है उन्हीं लोगों के द्वारा जो वन गॉड की थ्योरी में विश्वास करते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो और चाहे वो जूस हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो। तो कुरान में तो यहां तक भी लिख दिया गया कि आप तो जूस से दोस्ती नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड है, अनटचेबिलिटी। एनीवे, तो मैं रिलीजियस सेंक्शन पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं मानता नहीं रिलीजन को या गॉड की, ये सब चीजें गॉड की मैं नहीं मानता। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लेके आए वो खुद परेशान हो गए। तो उसके पहले वो सब, जैसे आप चले जाए सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां क्या नाम है, अजरबैजान, वहां फायर टेम्पल है, संस्कृत में वर्सेस लिखे हुए हैं वहां पे। तो पॉइंट ये कि एक सोसाइटी बहुत वास्ट थी, लाइफस्टाइल वास्ट था, सिकुड़ते सिकुड़ते खत्म होते हुए होते अब ये सिर्फ इंडिया में बची हुई है। जो इंडियन, जो भारतीय भी हैं और हिंदू भी हैं। हिंदू कई और हैं जो और जगह भी रहते हैं, थाईलैंड में रहते हैं, इंडोनेशिया में रहते हैं, क्या नाम है, कंबोडिया में रहते हैं, वियतनाम में रहते हैं, और जगह पे रहते हैं, वो मगर भारतीय नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइएगा, अब कंक्लूड करते हैं कि ब्लास्फेमी का क्या कॉन्सेप्ट है आपके नजदीक, और इंडिया में या हिंदुइज्म में क्या है, ब्लास्फेमी को कैसे देखते हैं आप? ब्लास्फेमी इज एन एक्सक्लूसिवली अब्राहमिक फेथ का कॉन्सेप्ट है भाई। ब्लास्फेमी और कहीं नहीं करती कि आप गॉड की बुराई नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो कहा, वेदों में कहा हुआ है, अब मैं वो संस्कृत का वर्ड बोला, उसमें कहा गया है कि कोई माने ना माने वेद को, वो गॉड को करे ना करे। मेरे घर में मुझे मेरी दादी बचपन में कहानी सुनाती थी, एक आदमी था, वो शिवलिंग पे लाके रोज एक डंडा मारता था और उसके ऊपर कूड़ा फेंकता था। तो एक दिन वो भूल गया तो भगवान
प्रकट हो गया, उन्होंने कहा हाँ भाई क्या हो गया तुम्हें, क्यों तुमने आज डंडा नहीं मारा। तो यानी कि मैं अपने दोस्तों के साथ अपने यूनिवर्सिटी डेज में खूब पैरोडी करता था, भगवानों की मजाक उड़ाता था। सोसाइटी एकदम ब्लास्फेमी इंडिया में लाई ये विदेशी, जो कि पीनल कोड है। जब मैं आपके यहाँ पे एक जजमेंट पढ़ा था, आसिया बीबी का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको रिलीज किया था, जजमेंट पढ़ने के बाद मेरी रूह कांप गई थी सर, क्योंकि दो फिनोमिना हुए थे। जिस दिन आपकी जजमेंट आई उसी दिन आयरलैंड ने एक अपने यहाँ वो कराया था, जनमत संग्रह, रेफरेंडम। उस रेफरेंडम में आयरलैंड ने ये पूछा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि ब्लास्फेमी की सजा फिनेंशियल पनिशमेंट था, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं था। उन्होंने कहा कि वो कुछ यूरो फाइन लगते थे, उन्होंने कहा क्या ये हटा देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश लोगों ने जाके कहा हाँ ब्लास्फेमी को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दो। ये होती है सोशल कंस्ट्रक्शन। अब पॉइंट ये कि ब्लास्फेमी इंडियन थियोलॉजी का पार्ट ही नहीं है भाई। क्या भगवान की बुराई नहीं कर सकते ना? इंडिया में ब्लास्फेमी इज द पार्ट ऑफ द वैदिक सिस्टम। भगवान की बुराई करना उसका पार्ट है, क्रिटिकल एनालिसिस पार्ट है, भगवान है नहीं है बेकार की चीज है, कंस्ट्रक्शन, ये सब उसका पार्ट है। ब्लास्फेमी कैन नॉट बी इंडियन थॉट प्रोसेस। सॉरी। सो आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ये जो ब्लास्फेमी है ये अब्राहमिक फेथ तक ही रहनी चाहिए, इंडिया में नहीं आनी चाहिए, इसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि मैंने एक पढ़ा आर्टिकल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इस फ्रीडम का मतलब क्या है? ये फ्रीडम की शुरुआत कैसे हुई? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसलिए नहीं लाया गया कि हम गाली दे सके, जिसको कुछ नहीं आता उसके बोलने या नहीं बोलने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लाया गया ताकि यूरोप में, ताकि एक गैलीलियो जब ये कहता है कि यूनिवर्स हीलियोसेंट्रिक है, जियोसेंट्रिक नहीं है, तो उसका लिंचिंग ना हो। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बिब्लिकल टेक्स्ट वो मानते थे कि पृथ्वी के चारों ओर सूरज चक्कर लगा रहा है। गैलीलियो ने कहा भैया गलत है, हमारे यहाँ सूर्य सिद्धांत पहले से था। फिर कह रहा हूं सर, मैं इंडियंस सब जानते थे ऐसा नहीं है, इंडियंस ने बहुतों से बहुत कुछ सीखा है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उनके इंडेटेड हैं, लेकिन कई चीजें हम भी जानते थे। ये मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है। हम कोई रैग टैग वो सोसाइटी नहीं थी कि कुछ पता ही नहीं था। हमारे यहाँ मैथ्स थी, फिजिक्स था, साइंस था, ज्योमेट्री थी, एस्ट्रोनॉमी थी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो यूरोप में लाया गया, आज जो फ्रांस और आपके बीच में जो लड़ाई है, यूरोप ये कहता है कि आज हमारी आइडेंटिटी का कोर है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसका क्या मतलब है? उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता ही ब्लास्फेमी के अगेंस्ट में है कि भगवान के, जब तक हम भगवान को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम थॉमस पेन की कॉमन सेंस नहीं लिखेंगे। जब तक हम भगवान को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे अब्राहमिक फेथ के, तब तक हम जॉन लॉक की टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट नहीं लिख सकते। जब तक हम भगवान की वो नहीं करेंगे, तब तक हम यूरोपियन परपेचुअल पीस बाय इमैनुअल कैंट नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें चैलेंज करना पड़ेगा इस सिस्टम को। ये जो आज यूरोपियन नेशन स्टेट आप देख रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का नतीजा है, ताकि कोई डार्विन फिर ये न कहने से डरे कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हम लिख देंगे तो हमें तो ये क्लर्जी मार डालेगी, क्योंकि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज एन एंटीथेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ क्रिएशन, कि कोई चीज इवोल्व होकर एक पर्टिकुलर शेप में आई है, और दूसरा ये कह रहा है कि कोई चीज उसी शेप में प्री एग्जिस्टिंग थी। ये दोनों कॉन्ट्रेरी हैं, कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, नॉन कंसिलेबल हैं, रिकंसाइल नहीं किए जा सकते इन चीजों को। इसलिए लाई गई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप यदि इसको रोक देंगे तो आप वापस से, जिसको डार्क एज कहता था यूरोप, आप उसमें चले जाएंगे। सो ब्लास्फेमी इज द कोर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो ये कहते हैं कि भाई आपको तो हमारी सेंसिटिविटी का ध्यान रखना चाहिए, उनको ये चाहिए कि उन्होंने अपनी सेंसिटिविटी को तोड़ा तब जाके ये सोसाइटी उनको मिली, वरना उनके यहाँ भी लोग कहते हैं तुम भगवान के बारे में कैसे बात करोगे, हम तो हमारी सेंसिटिविटी वो हो रही है। और वो जब छोड़ देंगे, अगर वो आपकी सेंसिटिविटीज के लिए वो चीज एक्सेप्ट कर लेंगे, तो फिर उनकी सोसाइटी वापस से उस क्रिश्चियनिटी के दौर में जाना शुरू कर, क्योंकि एक सर रिएक्शन होगा। आप समझिए, जैसे हिंदू जब कहता है धर्म से करता है, या जो वो चीजें करता है जो कि बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, जिसको मैं कंडेम करता हूँ, लेकिन वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो एक सीज स्टेट ऑफ फियर में है। जब आप वहां पे आके देखेंगे कि मुस्लिम्स के लिए तो आप ब्लास्फेमी लगा रहे हो और हमारे गॉड्स का मजाक उड़ा रहे हो, तो सोसाइटी रिएक्ट करेगी। वो सोसाइटी अंडर द सीज चली जाएगी, उसका जो इवोल्यूशन, इमेंसिपेशन बंद हो जाएगा, वो वापस से डार्क एजेस में चले जाएंगे। नॉन नेगोशिएबल है। तो आप फ्रांस जाके फिर ये सोचना पड़ेगा कि आप वहां जाएं या ना जाएं, क्योंकि वो भगवानों का मजाक उड़ाएंगे, चाहे वो गणेश हो, चाहे विष्णु हो, चाहे जीसस हो, चाहे कोई हो, और वही उनका कॉन्स्टिट्यूशन है सर। तो ब्लास्फेमी इज दी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड
is the result of antithesis of the blasphemy. आप ब्लास्फेमी लाएंगे, आप सोसाइटी, फिर कोई साइंस नहीं आएगा, बिकॉज साइंस इज द एंटीथेसिस ऑफ ब्लास्फेमी. साइंस कहता है गो इन्वेस्टिगेट एंड इंक्वायर एंड एनालाइज. फेथ कहता है स्टॉप इंक्वायरिंग, स्टॉप क्वेश्चनिंग, स्टॉप एनालाइजिंग, जस्ट बिलीव 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 बिलीव. अजम्पशन अजम्पशन अजम्पशन, जो बोल दिया मान लो. साइंस, रिलीजन और साइंस को एग्जिस्ट नहीं कर सकते. मैं बात कर रहा हूं अब्राहमिक सेंस में. इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंडिया में साइंस भी लिखा गया, वो लिखा गया, गॉड के साथ कभी उसकी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुई. लेकिन अब्राहमिक फेथ में साइंस इज, जो साइंस वर्ड है उसका मतलब है एंटी रिलीजन. और एंटी रिलीजन नॉट इन द सेंस ऑफ कि हम गॉड को डिनाई कर रहे हैं, हम गॉड को इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि उनको बता तो दिया गया कि देयर इज वन गॉड, बट ये नहीं बताया गया वो गॉड क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शी है, ही है, निराकार है, निराकार है, आकार है, शेप है, क्या, कुछ नहीं बताया गया. तो वो ये नहीं कहते कि हम क्रिश्चियनिटी को डिनाई कर रहे हैं या उस चीज को, वो ये कहते हैं कि ये जो हमारी साइंस है, ये आपने थ्योरी ऑफ कॉस्मोस बना दी तो फिर आपको न्यूटन की थ्योरी और थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया कैसे बनी, स्पेस एंड टाइम क्या है, और ये फंक्शन कैसे होते हैं सारे स्टार्स. तो पॉइंट फिर आपको जानने की जरूरत नहीं है कि भाई समुद्र में ये टाइड और ये क्यों आते हैं, इसका क्या लेना देना है ग्रेविटी से, क्योंकि आप मान रहे हो कि भगवान ऐसे ऐसे कर रहा है तो वो ऐसे ऐसे हो रहा है. बस उसका तो मतलब ये कि भाई जो कि अर्थ एक कर्व्ड स्पेस पे है, पानी उसका और आता है जब मून उस स्पेस में जाके थोड़ी सी उस स्पेस को प्रेस करता है या डाउन करता है, टाइम एंड स्पेस. तो मेरे पॉइंट कहने का मतलब है ब्लास्फेमी विल स्टॉप साइंस, ब्लास्फेमी विल स्टॉप द कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटीज, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन मींस डायनामिक सोसाइटी, constitution means ever evolving society, constitution means organic society, theological society means dormant, stale, uncompromisable, no newness. जो पहले आ गया उसको फॉलो कीजिए ब्लाइंडली, उसमें कुछ नया जोड़ेंगे काट दिए जाएंगे. जी, ये जावेद अख्तर से भी एक दफा किसी ने पूछा था कि आपने पीके फिल्म लिखी है तो क्या आप मुस्लिम फेथ के हवाले से भी कोई ऐसी तहरीर लिख सकते हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि भाई हिंदू धर्म में तो इस तरह की डिबेट हो सकती है, इस तरह की बातें, हिंदू जो ट्रेडिशन है उसमें ये जो है क्रिटिसिज्म, इस तरह की स्क्रूटनी और ये हो सकता है, लेकिन आप क्या, उसने बल्कि ये कहा कि क्या आप मुसलमानों की तरह बनने चाहते हैं. और इसी तरह सर 2011 में मिल्ली गजट एक अखबार है इंडिया का, उसमें एक आर्टिकल छपा कि हिंदुइज्म इज अ वायलेंट फेथ, लेकिन उसके बाद जो है उस अखबार के दफ्तर पे कोई अटैक नहीं हुआ या एडिटर पे कोई अटैक नहीं हुआ. सो दैट इज वेरी रिवीलिंग थिंग एक्चुअली. और सर जॉन लॉक की भी आपने बात की. जॉन लॉक जिनकी डेथ हुई 1704 में, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी, और देखिए कि इतना अरसा पहले उन्होंने ये बात की. उन्होंने कहा था कि अर्थली जजेस कैन नॉट डिपेंडेबली इवेल्युएट द ट्रूथ क्लेम्स ऑफ कंपीटिंग रिलीजियस स्टैंड पॉइंट्स. तो मतलब हमारे यहाँ तो उस वक्त इतनी फनेटिसिज्म था, इतना इनटॉलरेंस थी, और उन्होंने उस वक्त ये बात कर दी. जैसे मैं वही देखिए ये सारी पॉइंट, जैसे मैं आपको बताऊं जब वेदा आया इंडिया में तो वेदा को तुरंत ही काउंटर करने के लिए एक एनालिटिकल एनालिसिस आई बाय अ पर्सन कॉल्ड चरवाक, ऋषि चरवाक. उन्होंने कहा ये वेदा में बकवास बातें लिखी हैं कि देयर इज आफ्टर लाइफ, तुम दोबारा आओगे और ये होगा वो. कुछ नहीं, उन्हें एक लाइफ है, रीडम लिवेद घितम प्रिवेद, सब यही करके जाओ, मरो मरो, कुछ दोबारा लाइफ नहीं. उनको ऋषि का दर्जा दिया गया, ही वाज कंसीडर्ड एज सेजेस. सो मैं कह रहा हूं कि शास्त्रार्थ करना इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है और उसमें सब चीज पे होगी फिर. और यही बात तारिक फतेह भी, मैं उनको सुनता हूं कभी कभी, वो कहते हैं कि पहले तो मुस्लिम ट्रेडिशन में भी हुआ करता था. वो जब आप, वही मैं कह रहा हूं, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और जो ब्लास्फेमी है, ये बहुत डेंजरस, लोग इसको बहुत छोटी बात समझते हैं. ब्लास्फेमी इज ए स्लिपरी स्लोप. आप एक बार लेके आए तो जैसा मैंने कहा ना, मैंने इंडियंस में भी देखा है आजकल, अरे वो क्रिसमस हमारी वो नहीं है, हमारे बच्चे क्यों ट्री लगा रहे हैं. भाई क्यों लगा रहे हैं, वो ट्रेडिशन है, मनाने दो उसको. एक अगर खुशी मिल रही है मनाने दो, यही इंडियननेस है ना भाई. तुम कहते हो ग्लोब वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज व्हाट बीइंग अस मेक अस इंडियन, कि पूरी दुनिया ही ग्लोब है, तो उस ग्लोब में तो भैया क्रिसमस मनाया जा रहा है, मनाओ, उसमें क्या दिक्कत है. सेंट वैलेंटाइन डे हमारा नहीं है, कैसे नहीं है भाई, सेंट वैलेंटाइन डे भी, सेंट वैलेंटाइन. दिक्कत ये होती है कि वैलेंटाइन कहते हैं कि तुम हमारे. अब अगर तुम तो ये कहते हो ना कि भाई वो सब मेरा है. जैसे मेरे पापा मुझे बचपन में एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते थे, मैं अपने पापा से बहुत प्रभावित रहा हूँ. मेरे पापा मुझे ने एक चीज सिखाई थी, कभी किसी को ये मत बता देना अपनी लाइफ में, और खासकर जब वो मुझे जैसे पूजा वूजा होता था, मेरी मम्मी बहुत मानती थी, पूजा वूजा बहुत करवाती थी. मेरे पापा
पापा उतना रिलैक्स थे। तो कहते कभी किसी को ये बताने मत देना कि क्या सही है क्या गलत है, अपना खोजना, अपना पता करना। तो उन्होंने कहानी सुनाई मुझे कि एक केकड़ा था, वो पानी में डूब रहा था। तो एक साधु ने देखा कि वो पानी में डूब रहा है, टोरेंशियल स्ट्रीम थी, तो उसने हाथ लगा के उसको ऊपर निकालने की कोशिश की, उसने डंक मार दिया, उसके हाथ से गिर गया, वो छोड़ दिया उसने। फिर से उसने उसमें पानी में हाथ डाला और फिर से केकड़े ने उसको डंक मारा, स्टिंग। तो ऐसा 5-6 बार हुआ। उसके बाद अल्टीमेटली द साधु जो था उसने उसको निकाल के किनारे पर रख दिया, केकड़े की जान बच गई। तो पास में खड़े एक बंदे ने, उसका जो शिष्य था, डिसाइपल था, वो ऑब्जर्व कर रहा था। उसने कहा आपने ऐसा क्यों किया? वो तो आपको डंक मार रहा था बार बार। उसने कहा वो उसकी फितरत है, और वो डंक इसलिए नहीं मार रहा कि वो सोचता है डंक मारना गलत है, वो डंक इसलिए मार रहा है उसकी फितरत है, अपने प्रोटेक्शन में या जो भी उसको समझ में आ रहा था, और ये मेरी फितरत थी कि उसको बचाना। तो इफ आई वुड हैव अलाउड हिम टू लेट गो और विन इन दिस डुअल, देन आई वुड हैव लॉस्ट इट। मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो अब्राहमिक पैट्रियार्कल फेथ है, पैट्रियार्कल से मेरा मतलब मेल बेस्ड सोसाइटी नहीं है। पैट्रियार्कल जब आप किसी बिब्लिकल उनसे बात करें, स्कॉलर से, वो कहते हैं पैट्रियार्क दैट मींस जो ये अब्राहमिक सिस्टम है, इसकी शुरुआत 3 पैट्रियार्क्स ने की, जिनको अब्राहम, मोसेस और डेविड कहते हैं। तो वो जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस या जो सिस्टम ऑफ आइडिया ऑफ द वर्ल्ड है, वो एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है विद द इंडियन एंड अदर ट्रेडिशन। वो एकदम कॉन्ट्राडिक्शन, यूं अपोजिशन है उसमें। तो ब्लास्फेमी पे कभी नेगोशिएट न करें सर। ब्लास्फेमी बहुत डेंजरस है। सुनने में ये लगता है कि सिर्फ ईश निंदा कानून यानी भगवान की बुराई नहीं करना, लेकिन एक बार आप एक बुराई बंद करेंगे तो उसके इतने इंटरप्रिटेशन आएंगे कि ये भी नहीं बोल सकते, 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 सब बंद हो जाएगा। It's a slippery slope. India never had in the history. I am Indian. मैं भारतीय हूँ क्योंकि I can criticize Shiva, I can criticize Veda, I can reject Veda, I can reject Rama, I can reject Krishna, I can accept Muhammad, I can accept Jesus, everything. That's what makes me an Indian. जिस दिन मेरे अंदर ये आ गया कि मैं मोहम्मद को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जीसस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, I would cease to be an Indian. तो ये चीज, ये ब्लास्फेमी अगर हम लाएंगे तो फिर इंडियन सोसाइटी जो अभी आज कर रही है ना, ये जो इंडियन सो कॉल्ड अपने, मतलब सो कॉल्ड नहीं, मतलब ये बेचारे, क्योंकि ये डरे हुए हैं, ये रिएक्शनरी हो गए हैं कि हमारी चीजें भाई खतरे में आ गई हैं। और यही चीज होगा यूरोप में। आप एक को दोगे तो सामने वाले को लगेगा यार मेरे भगवान की तो बुराई पे बुराई कर रहे हो तुम। और फिर वो बंदा जिसकी, जब मैं मुस्लिम, मान लीजिए मैं हिंदू हूं और मैंने कहा कि मेरे गॉड की बुराई करना मना है, लेकिन क्रिश्चियंस की गॉड की बुराई कर सकते, तो अब मैं जा रहा हूं, मैं भी क्रिश्चियन की गॉड की बुराई कर रहा हूं, क्रिश्चियन भी क्रिश्चियन की गॉड की बुराई कर रहा है, तो कुछ तो सोचने लगेंगे यार तुम अपने गॉड की क्यों नहीं बुराई कर रहे हो। और एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा जो लोग समझते नहीं है, जो सोचते कि ये तो हमारे लिए, तुम करो ना करो, ये ऐसे नहीं चलेगी चीजें। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड साइंस आर द कोरिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लास्फेमी। साइंस तभी हुआ जब ब्लास्फेमी हटी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज कॉन्स्टिट्यूशन इन यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसीलिए इंडिया में पहले से कॉन्स्टिट्यूशन था, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कभी रोक नहीं थी। आपको मैं एक वो वीडियो भेज दूंगा जिसमें एक ब्रिटिश लेक्चरर ये कहता है कि भाई इंडिया कुड इवॉल्व एज अ साइंटिफिक एंड एवरी काइंड ऑफ पावर, क्योंकि यहाँ पे किसी चीज पे रोक नहीं थी। दैट्स व्हाट मेड इट। इसलिए इंडियन कहीं भी जाते हैं तो वो मर्ज हो जाते हैं, वो सीईओ बन जाते हैं, वो कुछ भी बन जाते हैं, क्योंकि वो, उनको कोई दिक्कत नहीं महसूस होती। वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर डेंजर में नहीं आते कि मैं अमेरिका में चला गया, अमेरिकन बन गया, मेरी इंडियन आइडेंटिटी का क्या होगा, मैं कहीं अपने उससे तो नहीं, अपने सोसाइटी से तो नहीं कट हो जाऊंगा। वो बड़े एट ईज रहते हैं, वो जहां जाएंगे पानी की तरह ही वो बन जाएंगे, वो अमेरिकन बन जाएंगे, वो पाकिस्तानी बन जाएंगे, वो अरबिक बन जाएंगे, वो सब बन जाएंगे। जैसे इकबाल के पिताजी तो हिंदू थे ना, वो तो फर्स्ट जनरेशन मुस्लिम था। अब ये शायद लोग नहीं जानते होंगे, इवन आपके या सेकंड जनरेशन मुस्लिम था। पिता या दादा शायद नॉन मुस्लिम थे उनके। हाँ, और ये आपके क्या नाम है इनका, ये जिन्ना साहब, इनके तो पिता आधी जिंदगी हिंदू रहे, आधी जिंदगी मुस्लिम रहे। वो तो फर्स्ट जनरेशन थे जिन्ना साहब। उनके पिताजी खोजा मुस्लिम थे, वो खोजा मुस्लिम थे। खोजा मुस्लिम इज इवन मोर, वो बिकॉज की दे आर पार्शियली हिंदू, वो सब हिंदू कल्चर फॉलो करते हैं। तो पॉइंट मेरा यही कहने का मतलब है सर कि जब इंडियन, यही इंडियन की खास बात है, वो जिन्ना बन जाता है एक दिन में, वो मलिक मोहम्मद जैसी बन जाता है, वो एक दिन में, मतलब इंडियंस को ज्यादा जो नुकसान पहुंचा वो इंडियन जो कन्वर्ट हो गए उन्होंने पहुंचाया। और यही इंडियंस की खास बात है, और यही स्टिफनेस अरेबिया की खास बात है कि वो नहीं, वो जो है वो उसी के लिए लड़ते मरते रहेंगे, क्रूसेड कर लेंगे, सब कर लेंगे। सो आई एम प्राउड मींस आई एक्सेप्ट दिस ट्रेडिशन कि भाई मैल्योवेलेंट रहो, जो बनना है बन जाओ, जो एक्सेप्ट करना है, जिसमें तुमको खुशी मिलती है करो। यही यूरोप कहता है कि ये तुम्हारे और ईश्वर का मामला, हमारे यहाँ पहले ही
जिससे तुम्हें खुशी मिलती है करो, अल्टीमेटली इट्स योर लाइफ। सही। सो अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत टाइम दिया मुझे। तो आपको बड़ा शौक है कि आप किताबें पढ़ते हैं और पाकिस्तानी मीडिया को भी फॉलो करते हैं, तो आपसे फिर भी किसी वक्त बात होगी और हम कुछ और मौजूआत पे बात करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे और बाकी दोस्तों से इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज। थैंक यू।